हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर जो हमारा 5 चल रहा है वंशागत के आणविक आधार। इसमें हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने आपको पहला लेक्चर कराया था अनुवांशिक कोड का, यानी कि जेनेटिक कोड का या अनुवांशिक कोड का। इसके बाद हमने दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था डीएनए के पूरे जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं, यानी डीएनए की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन देखा था हमने। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं इसकी वीडियो हमने देखी थी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 गाफ का नियम क्या होता है। छोटा सा 4 गाफ का नियम है जिसको कि आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। पेपर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भले ही क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं 4 गाफ का नियम है क्या। देखिए, 4 गाफ नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि डीएनए में उपस्थित जो हमारा नाइट्रोजनी क्षारक था, क्या था, डीएनए में उपस्थित जो भी नाइट्रोजनी क्षारक थे, डीएनए में उपस्थित जो भी नाइट्रोजनी क्षारक थे, इसके अलावा डीएनए में फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। तो जो भी डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित है, तो ये तो हो गया आपका नाइट्रोजनी क्षारक। डीएनए में क्या उपस्थित होता है, मुख्य रूप से डीएनए जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, मतलब डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है, ये हो गया पहली चीज। तो डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक था, इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो थी, तो डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो 4 गाफ वैज्ञानिक ने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक थे, इसके अलावा जो शर्करा उपस्थित थी डीएनए में, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो उपस्थित थी, इसके अलावा जो प्यूरीन और पिरिमिडीन थे, क्या थे, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो ये हो गया प्यूरीन, 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एडेनिन और ग्वानिन। इसके बाद आप देखेंगे कि पिरिमिडीन ये भी उपस्थित होते हैं डीएनए की संरचना में, ये भी उपस्थित होते हैं। ये हो गया आपका पिरिमिडीन। तो प्यूरीन के साथ साथ पिरिमिडीन भी उपस्थित होता है, ये पिरिमिडीन हो गया, ठीक। तो डीएनए के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक था, डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी, प्यूरीन और पिरिमिडीन थे। इसके अलावा जो फास्फोरिक अम्ल था, क्या था, फास्फोरिक अम्ल जो था, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक को आप अलग से ना भी लिखें, प्यूरीन पिरिमिडीन, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक अगर हमने लिख दिया, इसका मतलब प्यूरीन और पिरिमिडीन इसमें दोनों आ गए हैं। तो 4 गाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि डीएनए पर उपस्थित जो शर्करा थी, यानी जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी, इसके अलावा जो आप फास्फोरिक अम्ल उपस्थित था, इसके अलावा प्यूरीन और पिरिमिडीन, इन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद एक परिणाम प्राप्त किया, जिसके आधार पर उन्होंने कई सारे तथ्य का प्रतिपादन किया। इसी को हम कहते हैं 4 गाफ का नियम। यानी 4 गाफ नामक वैज्ञानिक ने, सिंपल सा आपको क्या लिखना है कि 4 गाफ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए पर उपस्थित शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरीन व पिरिमिडीन का तुलनात्मक अध्ययन किया और प्राप्त परिणामों के आधार पर कुछ तथ्य प्रतिपादित किए, जिसे हम 4 गाफ का नियम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप 4 गाफ का नियम लिखेंगे। 4 गाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, 4 गाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, डीएनए में उपस्थित जो शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है, तो डीएनए में उपस्थित शर्करा का और फास्फोरिक अम्ल का तथा विभिन्न प्रकार के जो प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं, इनकी मात्राओं को लेकर के इनका तुलनात्मक अध्ययन किया और प्राप्त परिणाम के आधार पर इन्होंने क्या किया, कुछ तथ्य प्रतिपादित किए, कुछ प्रमुख बिंदुएं जो है, कुछ प्रमुख तथ्य जो है प्रतिपादित किए, जिसे ही हम क्या कहते हैं, 4 गाफ का नियम कहते हैं। तो सिंपल सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब 4 गाफ नियम के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, 4 गाफ नामक वैज्ञानिक ने कौन कौन से तथ्य प्रतिपादित किए, क्या क्या बात उन्होंने बताई जब इनका आपस में अध्ययन किया। पहली इंपॉर्टेंट चीज 4 गाफ ने क्या बताई कि डीएनए अणु में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के पिरिमिडीन होते हैं और प्यूरीन, इनके अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। हमने आपको क्या बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड्स जब दूसरे श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ेगा डीएनए में, तो आपको देखने को मिलेगा कि एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा जुड़ेगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने एडेनिन अणुओं की संख्या, जितने प्यूरीन अणुओं की संख्या होगी, उतनी ही पिरिमिडीन अणुओं की संख्या होगी। मतलब एडेनिन जुड़ता है किसके साथ, थायमिन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के माध्यम से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। तो जितने न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में आपको दिखाई देंगे, उसमें आधे होंगे कितने, एडेनिन थायमिन के जोड़े वाले, और आधे होंगे ग्वानिन और साइटोसिन के जोड़े वाले।
यानी आपको सिंपल सी बात है कि किसी भी डीएनए अणु की संरचना आप देखेंगे, एक डीएनए अणु की संरचना आप देखेंगे तो द्विकुंडलित होती है। तो द्विकुंडलित संरचना में आपको क्या दिखाई देगा, जितने प्यूरीन अणुओं की संख्या होती है उतने ही पिरिमिडीन अणुओं की संख्या होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने आपके एडेनिन होंगे उतने थायमीन होंगे, जितने साइटोसिन की संख्या दिखाई देगी उतने ही यहां पे आपको ग्वानिन की संख्या दिखाई देगी। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है कि चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि किसी भी डीएनए के अणु में, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर प्यूरीन और पिरिमिडीन जो कि नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए डीएनए अणुओं में आप देखेंगे जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा की मात्रा जितनी होगी, जितने डीऑक्सीराइबोज शर्करा की मात्रा होंगे या जितने अणु डीऑक्सीराइबोज शर्करा के होंगे उतनी ही मात्रा आपको फास्फोरिक अम्ल की दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी डीएनए की अणुओं के अंदर आपको डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है तथा फास्फोरिक अम्ल, इनके अणुओं की मात्रा बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपने क्या देखा कि प्यूरीन की मात्रा बराबर होगी किसके साथ, प्यूरीन की मात्रा बराबर होती है पिरिमिडीन के बराबर। तो प्यूरीन जो है पिरिमिडीन के बराबर होता है, तो प्यूरीन तो पिरिमिडीन के बराबर हो गया। और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है किसके बराबर होता है, ये फास्फोरिक अम्ल के। जितने अणु डीएनए की संरचना में आपको दिखाई देंगे किसके, डीऑक्सीराइबोज शर्करा के, उतने ही अणु दिखाई देंगे आपको फास्फोरिक अम्ल के। यानी कि फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4, H3PO4। तो जितने H3PO4 होंगे उतने ही डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं होगी। यानी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखी कि डीएनए अणु में उपस्थित जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है उसके अणुओं की संख्या और इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चारगाफ ने यही बताई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज चारगाफ ने क्या बताई, हमने आपको क्या कहा कि प्रत्येक डीएनए अणु के अंदर आपको प्यूरीन और पिरिमिडीन अणुओं की संख्या जो है बराबर देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब प्यूरीन और पिरिमिडीन की संख्या बराबर है, इसका मतलब एडेनिन और थायमीन की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। जितनी एडेनिन की मोलर मात्रा होगी उतनी थायमीन की मोलर मात्रा होगी, और जितनी ग्वानिन की मोलर मात्रा होगी उतनी साइटोसिन की होगी। क्यों, क्योंकि एडेनिन जुड़ता है थायमीन के साथ और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ। तो सिंपल सी बात है कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, थायमीन के बराबर होगी। एडेनिन की जो मोलर मात्रा होगी किसके बराबर, थायमीन के बराबर होगी। तथा साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होगी। तो साइटोसिन की जो भी मोलर मात्रा होगी किसके बराबर होगी, ग्वानिन के बराबर होगी। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें चारगाफ ने बताई। तो बस इतना ही आपको लिखना है। सबसे पहले चारगाफ का नियम क्या है, तो आपको बता देना है कि चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि डीएनए में उपस्थित जो शर्करा थी, फास्फोरिक अम्ल था, प्यूरीन था, पिरिमिडीन था, इन सब का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके प्राप्त परिणामों के आधार पर कुछ तथ्य उन्होंने प्रतिपादित किया, कुछ मुख्य बिंदुएं उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसे हम कहते हैं चारगाफ का नियम। और तीन इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने मुख्य रूप से बताई। पहली इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि जो हमारा प्यूरीन की मात्रा होती है किसी भी डीएनए अणु के अंदर पिरिमिडीन के अणुओं की मात्रा के बराबर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितने फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की संख्या होती है उतने ही डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अणुओं की संख्या होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि एडेनिन की जो मात्रा होती है थायमीन के बराबर होती है और जो ग्वानिन की मोलर मात्रा होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बिंदुएं हैं जिनको आपको याद रखना है। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको चारगाफ नियम उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो इसका आसानी से ले सकते हैं, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।